नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले 1 घंटे हम आपके सामने देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 1 मिनट के भीतर रखेंगे। और नमस्कार आप सभी दर्शकों को, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं शुरुआत, देखते हैं न्यूज हेडक्वार्टर। न्यूज हेडक्वार्टर की शुरुआत सांस रोक देने वाली वीडियो के साथ, जो कि स्विट्जरलैंड से चौंकाने वाला यह वीडियो सामने आया है। प्रकृति की महाभयंकर आपदा का यह वीडियो है। इस वीडियो में एक विशाल ग्लेशियर टूटता हुआ दिख रहा है। आप इसे देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जिसने भी इस वीडियो को देखा वो कांप गया। ये आफत नहीं, भीषण आपदा है। सफेद ग्लेशियर टूटते हुए मानो चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। लेकिन धुआं नहीं, बर्फ के टूटते पहाड़ हैं। यह भयानक वीडियो स्विट्जरलैंड के स्विस आल्प्स का है। ग्लेशियर टूटने का वीडियो सामने आया तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। आसपास रहने वाले लोगों की जान आफत में आ गई। इस प्राकृतिक भीषण आपदा ने लोथ चैंटल घाटी के पास स्थित ब्लैटन नाम के गांव को तबाह और बर्बाद कर डाला। इस आपदा के बाद चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ फैल गई। बर्फ के बीच चारों तरफ कीचड़ का भी जमावड़ा लग गया। इस हादसे में एक 64 साल का शख्स गायब है, जिसे ड्रोन कैमरे के जरिए तलाश किया जा रहा है, जबकि कई लोगों की जान बचा ली गई है। इस आपदा की वजह से बहने वाली लोंजा नदी भी मलबे से भर गई है, जिससे नदी का बहाव रुक गया है और संभावित बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अब खबर उत्तर प्रदेश से, हरदोई में, जहां भीषण गर्मी ने आग की लपटों में तबाही मचा दी। देखिए, आग का ऐसा तांडव हुआ कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। 60 सेकंड्स के भीतर रिपोर्ट। भीषण आग का रौद्र रूप देखिए। जब देश के कई हिस्सों में लोग 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का तापमान झेल रहे हों, ऐसे में आग की ऐसी भीषण लपटें किसी को भी खौफजदा कर जाएं। उत्तर प्रदेश के हरदोई में भी ऐसा ही हुआ। भीषण आग ने ऐसा तांडव मचाया कि आसपास के इलाके में हाहाकार मच गया। ये भीषण आग इलाके की एक कपड़े की दुकान में उठी है। आग इतनी भयंकर है कि पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। महज कुछ ही देर में दुकान का लाखों का सामान स्वाहा हो गया। भीषण आग की लपटों को शांत करने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घंटों कोशिश करती रही। इस काम को अंजाम देने के लिए कम से कम आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर जमी रही। तब जाकर आग की भीषण लपटों से छुटकारा मिल पाया। इस घटना से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। ये आग शहर कोतवाली इलाके के किरमानी मार्केट स्थित मुंबई साड़ी सेल में लगी थी। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। खबर महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र के उल्लासनगर में दबंगों की दबंगे देखने को मिली। यहां 7 से 8 दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया है। राह चलते लोगों पर हमला करने के साथ साथ गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। पूरी खबर 60 सेकंड में। और दबंगों के हमले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें कई दबंग लड़के हथियारों के साथ दिखाई दिए और गाड़ियों में तोड़फोड़ करते नजर आए। वारदात उल्लासनगर के ओशलेपाड़ा इलाके में हुई। यहाँ अचानक 7 से 8 दबंग युवक तलवार और रॉड लेकर गांव में घुस गए और राह चलते लोगों पर हमला करने लगे, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दबंगों ने लोगों पर हमला करने के साथ साथ वहां खड़ी गाड़ियों को भी निशाना बनाया और करीब 30 गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। स्थानीय लोगों ने जब दबंगों को रोकने की कोशिश की तो वो अपने हथियार मौके पर छोड़कर ही फरार हो गए। हालांकि ये अभी साफ नहीं हो पाया है कि दबंगों ने इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश क्यों की। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। दिल्ली हाईवे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब उत्तर प्रदेश के आगरा में एक दर्दनाक हादसा हो गया। देखिए, एक रोडवेज बस और कार के बीच भीषण टक्कर हुई, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। पूरी खबर सिर्फ 60 सेकंड्स के भीतर। और ताज नगरी आगरा में हुए एक दर्दनाक हादसे की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें रोडवेज बस की टक्कर के बाद कार पलटती हुई दिखाई दी। यह भीषण हादसा आगरा दिल्ली हाईवे पर
हेरिटेज हॉस्पिटल के पास हुआ, जहां हाईवे से गुजर रही कार को तेज रफ्तार रोडवेज बस ने पीछे से टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि हादसा इतना भीषण था कि रोडवेज बस से टकराने के बाद कार कई बार पलटी और आगे चल रहे ट्रैक्टर से जा टकराई, जिसके बाद ट्रैक्टर और कार के पहिए निकल गए। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त कार के एयरबैग्स वक्त रहते खुल गए, जिससे कार के ड्राइवर की जान बच गई। गनीमत यह रही कि आगरा दिल्ली हाईवे पर हुए इस भीषण हादसे में किसी की जान नहीं गई। हालांकि हादसे में बस के ड्राइवर समेत कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और वहीं देखिए खबर उत्तराखंड से भी, क्योंकि उत्तराखंड के टिहरी में भी एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां एक यात्री बस बेकाबू होकर बीच सड़क पर पलट गई। बस पलटने से उसमें सवार कई यात्री घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और टिहरी जिले में हुए इस बस हादसे की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें बस पलटने के बाद उसमें फंसे यात्री बाहर निकलते दिखाई दिए। हादसा घनसाली में टिपरी नंदगांव रोड पर डबा खाले इलाके में हुआ, जहां यात्रियों से भरी बस बेकाबू होकर अचानक सड़क पर पलट गई और कई यात्री बस में फंस गए। बताया जा रहा है कि ये यात्री बस उत्तरकाशी से केदारनाथ जा रही थी, जिसमें करीब 45 लोग सवार थे। सभी यात्री गुजरात के रहने वाले थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। बस हादसे में 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायल लोगों को 108 एम्बुलेंस के जरिए नंदगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवा दिया गया है और बस हादसे की वजह का पता लगाया जा रहा है। और न्यूज हेडक्वार्टर में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कुकानार थाना क्षेत्र में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। लेकिन नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर जिला बल और डीआरजी की संयुक्त पार्टी मौके पर पहुंच चुकी है। शाम 5:30 बजे सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच रुक रुक कर मुठभेड़ शुरू हुई। दो नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किया गया। और ज्यादा डिटेल्स के साथ नीलेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नीलेश, क्या अपडेट इस वक्त, क्या हालचाल? एकदम वहाँ पे जो मुठभेड़ चल रही है उसमें जो पहचान कर ली गई है, जो दो माओवादी मारे गए उनके 100 बरामद कर लिए गए हैं। माफ करेगा, एक पुरुष और एक महिला नक्सली जो है वो उनको मारा गया है और इनके साथ ऑटोमेटिक हथियार इंसास के साथ 12 बोर भी बरामद किया गया। 12 बोर की बंदूक भी बरामद की गई है। सुकमा में जिस 8 जून को जो घटना हुई जिसमें एएसपी शहीद हो गए एक प्रेशर आईडी ब्लास्ट में, उसके बाद से लगातार वहां पर सर्चिंग अभियान बढ़ा दिया गया था और जो नक्सली वारदात को अंजाम दे सकते थे या जिनका भी जिनके लोग को लेकर भी जिनका इनपुट था उस पर सर्चिंग अभियान लगातार चलाए जा रहे थे और उसके बाद आज सफलता मिली और इसमें जो है 2 नक्सलियों को मार गिराया गया, जिसमें एक पुरुष है और एक महिला नक्सली का 100 भी बरामद कर लिया गया। जी नीलेश, शुक्रिया। नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे और अपडेट हासिल कर देंगे। छत्तीसगढ़ सुकमा की बात हो गई, जहां 2 नक्सलियों को मार गिराया गया है, एक महिला एक पुरुष। इस बीच एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन से हड़कंप मच गया है। मध्य प्रदेश की खबर है। मध्य प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। उज्जैन प्रशासन की टीम ने अवैध तरीके से बनाए गए कई मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। और अतिक्रमण के खिलाफ उज्जैन प्रशासन की एक्शन की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें बुलडोजर अवैध निर्माण को ध्वस्त करता हुआ दिखाई दिया। उज्जैन विकास प्राधिकरण ने बेगमबाग इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। प्राधिकरण की टीम जेसीबी और डंपर लेकर अवैध निर्माण को गिराने पहुंची और बुलडोजर कार्रवाई करते हुए 7 मकानों को मिट्टी में मिला दिया। बताया गया कि इस इलाके में लोगों ने लीज की शर्तों का उल्लंघन करते हुए अवैध तरीके से मकान बनाए थे, जिन्हें बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान कोई हंगामा न हो, इसके लिए पहले से मौके पर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। उज्जैन प्रशासन की लीज शर्तों के उल्लंघन को लेकर पिछले 18 दिनों में ये दूसरी कार्रवाई है और उज्जैन विकास प्राधिकरण अभी 48 और अवैध मकानों को गिराने की तैयारी कर रहा है। मध्य प्रदेश की तरह ही राजधानी दिल्ली में भी अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है।
दिल्ली विकास प्राधिकरण अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बनाई गई झुग्गियों को गिरा रहा है। आपको पूरी डिटेल्स देते हैं सिर्फ 60 सेकंड के भीतर। दिल्ली विकास प्राधिकरण की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की ऐसी ही तस्वीरें कालका जी के पास भूमिहीन कैंप इलाके से सामने आई, जहां बुलडोजर से कई झुग्गियों को गिरा दिया गया, क्योंकि इन झुग्गियों को सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। बने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुबह सुबह डीडीए की टीम कई बुलडोजर और जेसीबी मशीन के साथ कैंप इलाके में पहुंची और अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि भूमिहीन कैंप इलाके में लोगों ने डीडीए की जमीन पर 2-3 मंजिला तक घर बना लिए थे, जिनमें से कई अवैध मकानों को डीडीए ने बुलडोजर और जेसीबी मशीन से मिट्टी में मिला दिया। डीडीए ने अवैध निर्माण को लेकर लोगों को नोटिस भी भेजा था, जिसकी समय सीमा खत्म होने के बाद इस अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस अवैध निर्माण को लेकर पिछले कई सालों से कोर्ट में केस चल रहा था और कोर्ट से स्थानीय लोगों को राहत न मिलने के बाद डीडीए ने यहां बुलडोजर कार्रवाई की। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आज कई अवैध झुग्गियों और पक्के मकानों पर कार्रवाई की और अवैध निर्माण के खिलाफ डीडीए की बुलडोजर कार्रवाई आगे भी जारी रहने वाली है। इस बीच देखिए, राजा रघुवंशी हत्याकांड में शामिल सोनम और बाकी 4 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। लंबी पूछताछ के बाद शिलांग कोर्ट में सोनम सहित बाकी आरोपियों की पेशी हुई थी। पूछताछ के दौरान सोनम ने अपना जुर्म कबूल किया। 1 मिनट के भीतर पूरी रिपोर्ट। मेघालय एसआईटी ने सोनम से पूछताछ करने से पहले जो सबूत पेश किए उसे सुनकर ही सोनम टूट गई और अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बता दिया कि राजा रघुवंशी की हत्या उसी ने कराई। सोनम ने यह भी स्वीकार कर लिया कि वो हत्या की प्लानिंग से लेकर उसे अंजाम तक पहुंचाने में शामिल थी। जब सोनम से पूछताछ हो रही थी तो उसके सामने दूसरे आरोपी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा को भी बैठाया गया था। अब से पहले खुद को बचाने के लिए सोनम ने कहानी गढ़ी थी, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा था कि उसे अगवा किया गया था और नशा देकर गाजीपुर लाया गया था। हालांकि सोनम पर शिकंजा उसी वक्त कसा जा चुका था जब राजा रघुवंशी मर्डर केस के चारों आरोपियों ने भी अपना जुर्म कबूलते हुए कह दिया था कि सोनम ही इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड थी। शिलांग की अदालत ने 5 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड दी है। ये वो समय होगा जब सभी आरोपियों से सवाल पूछे जाएंगे जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। देखिए जरा, एसआईटी के सवालों के आगे सोनम रघुवंशी टूट गई आखिरकार और अपना उसने जुर्म कबूल कर लिया है। देखिए, इससे पहले एसआईटी ने घंटों तक राजा मर्डर केस से जुड़े हुए सवाल सोनम से पूछे। अब आपको एसआईटी के सवालों की लिस्ट और वो जवाब जो सोनम ने दिए थे वो एक एक करके आपके सामने रखते हैं। जैसे सवाल नंबर 1, मेघालय में हनीमून की प्लानिंग कब बनाई गई? सवाल नंबर 2, वापसी के टिकट क्यों नहीं बुक कराए सोनम ने? क्योंकि जाने के टिकट सोनम ने ही बुक कराए थे। बिल्कुल। इसके साथ सवाल नंबर 3 ये उठता है कि क्या शादी से पहले राज कुशवाहा को जानती थी ये? लाइव लोकेशन आरोपियों को क्यों शेयर की, ये सवाल भी पुलिस ने सोनम से पूछा। अगला सवाल ये कि हत्या करने के बाद पुलिस से बचने के लिए आपका क्या प्लान था? और देखिए सवाल नंबर 6, सोनम से पुलिस ने पूछा हथियार कहां से खरीदा। और अगला सवाल ये, सवाल नंबर 7 कि हथियार कितने में खरीदा? यह भी पूछा गया कि राज के साथ मिलकर राजा की हत्या की योजना कब बनाई गई थी। और अगला सवाल ये कि राजा रघुवंशी की हत्या करने के लिए हत्यारों से किसने संपर्क किया? ये वो सवाल थे जिनकी फहरिस्त जो है एक एक करके सोनम के सामने रखी गई और उससे सवाल पूछे गए। अगली खबर राजा रघुवंशी से जुड़ी हुई। अब इस दुनिया में वो नहीं है। कत्ल का आरोप पत्नी सोनम पर है, लेकिन इससे जुड़ी एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर लोग हैरान और भावुक हैं। सोनम का भाई राजा की मां से मिलने उनके घर पहुंचा और उसके बाद जज्बातों का ऐसा सैलाब उमड़ा कि मौके पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। पूरी खबर देखिए। जिस मोड़ पर नफरत अपना फन फैला लेती है, उसी नाजुक मोड़ पर एक ऐसी दुर्लभ तस्वीर सामने आई जिसने समाज को बड़ा पैगाम दे दिया। एक माँ है जिसके बेटे का कत्ल कर दिया गया, दूसरा भाई है जिसकी बहन पर कत्ल का इल्जाम है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, गले लगते हैं और फूट फूट कर रोते हैं। राजा की माँ उमा रघुवंशी से जब सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी मिलने पहुंचा तो राजा की माँ ने उसे गले लगा लिया। माँ अपना बेटा खोने की आग में जल रही है। भाई इस बात से शर्मसार है, राजा की कातिल खुद उसकी बहन सोनम है। इस तस्वीर में दर्द है, तकलीफ है और बेशुमार जज्बात है। सोनम का भाई और राजा की माँ रोते रहे। सोनम का भाई दिलासा दिलाता रहा, भरोसा देता रहा कि कातिल बख्शे नहीं जाएंगे। भाई भी ये बताता रहा कि अगर उसे पता होता तो ये नौबत कभी नहीं आने देता। भाई ने यह भी जानकारी दी कि सोनम का साथ उसके घर वालों ने छोड़ दिया है। भाई यकीन दिलाता रहा
कि अगर उसकी बहन कातिल है तो वो अपनी बहन सोनम के खिलाफ है। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने वादा किया है कि वो राजा के परिवार के साथ है और उनके साथ मिलकर कानूनी लड़ाई लड़ेगा। गोविंद ने कहा कि अगर सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है तो वो अपनी बहन की शक्ल भी कभी नहीं देखेगा। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। सोनम के भाई गोविंद ने जो वायदा राजा रघुवंशी की मां से किया, वही वायदा मीडिया के सामने भी दोहराया। गोविंद ने कहा कि वो खुद राजा के लिए केस लड़ेगा और तमाम कानूनी प्रक्रिया में उसके परिवार का साथ देगा। मुझे पलटने में ऐसा कोई नहीं है। मैं सत्य के साथ हूँ और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। गोविंद को जब ये बताया गया कि सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है तो उन्होंने कहा कि सोनम गुनाहगार है। अगर पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूं कि सोनम गुनहगार है। गोविंद ने कहा कि अगर सोनम दोषी साबित होती है तो वो अपनी बहन की शक्ल जिंदगी भर नहीं देखेगा। सोनम को भी जो सजा मिलेगी उसे कबूल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लिफ्ट फंसने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। इस बार नोएडा की एक सोसाइटी में लिफ्ट अचानक अटक गई और इसमें एक ही परिवार के 6 लोग करीब 45 मिनट तक फंसे रहे। अब अंदाजा लगाइए क्या महसूस होता होगा, कितना डर लगता है। देखिए रिपोर्ट। जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लिफ्ट का दरवाजा खोला, तब जाकर लिफ्ट में फंसे लोग बाहर निकल सके। लिफ्ट फंसने की यह घटना ग्रेटर नोएडा में हुई, जहां आस्था सीनियर सिटीजन में एक ही परिवार के 6 लोग लिफ्ट से नीचे आ रहे थे। तभी अचानक लिफ्ट में झटका लगा और लिफ्ट अटक गई और ये परिवार करीब 45 मिनट तक लिफ्ट में फंसा रहा। लिफ्ट बंद होने की वजह से उसमें काफी सफोकेशन हो गई। इस दौरान लिफ्ट में फंसे लोगों ने इमरजेंसी बटन भी दबाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद लिफ्ट में फंसे लोगों ने 112 नंबर पर कॉल की और इसके 30 मिनट बाद पीआरवी टीम मौके पर पहुंची, लेकिन परिवार को बाहर निकालने में करीब 45 मिनट लग गए। सोसाइटी के लोगों ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस में की है और मेंटेनेंस विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। देखिए कुछ डिटेल्स आपको दे देते हैं। लिफ्ट में बढ़ते हादसों पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कानून भी लागू कर चुकी है। यूपी में योगी सरकार का ये लिफ्ट कानून क्या है आपको जरूर जानना चाहिए और नए लिफ्ट एंड एस्केलेटर एक्ट क्या कहता है ये भी हम आपके सामने एक एक करके रख रहे हैं। बिल्कुल, इसमें यह कहा जाता है कि भवन मालिक को लिफ्ट इस्तेमाल करने वाले लोगों का बीमा कराना होगा, अनिवार्य है। और लिफ्ट में अगर हादसा हुआ तो लिफ्ट मालिक को तय मुआवजा भी देना होगा। अब हर लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। लाइसेंस मिलने के बाद ही लिफ्ट बिल्डिंग में लगाने के बाद चलाई जा सकेगी। और लिफ्ट का वार्षिक रखरखाव यानी मेंटेनेंस जिसे कहते हैं वो बेहद अनिवार्य है। वार्षिक कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी तय दफ्तर में जमा करानी होगी, यानी कि स्थानीय नगर निगम के दफ्तर में जमा करानी होगी। और लिफ्ट के रखरखाव के लिए 1 साल में 2 बार मॉक ड्रिल आयोजित करनी होगी। लिफ्ट और एस्केलेटर में ऑटो रेस्क्यू डिवाइस लगाना अनिवार्य होगा ताकि लिफ्ट फंसने की स्थिति में नजदीकी फ्लोर पर लिफ्ट रुक सके। इसमें इमरजेंसी बेल, लाइट्स, सीसीटीवी, माइक और स्पीकर लगाना अनिवार्य होगा। लिफ्ट ऑपरेटर का नंबर और इमरजेंसी कॉल नंबर लिफ्ट में लिखना अनिवार्य होगा। उसको डिस्प्ले मोटे मोटे अक्षरों में करना होगा। यानी वो इसलिए कि कोई भी घटना अगर घटित होती है तो 24 घंटे में थाने को सूचित कर दिया जाए। सरकारी दफ्तर भी लिफ्ट कानून के दायरे में ही आएंगे, ये भी इस कानून में साफ तौर पर कहा गया है। तो हमने आपको बताया कि लिफ्ट से जुड़ी हुई क्या सावधानियां, क्या नियम है, क्या कानून है और क्या एक्ट है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। दक्षिण 24 परगना में हिंसा हुई है। महेशटोला इलाके में 2 समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से। यहाँ पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की है और भीड़ और पुलिस के बीच झड़प की खबर है। पत्थरबाजी की भी खबर है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पुलिस मुख्यालय पर मार्च कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि पुलिस की मौजूदगी में हिंदू मंदिर पर हमला किया गया। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि यह हमला सुनियोजित तरीके से किया गया है। बिल्कुल, और प्रशासन मूकदर्शक बना रहा। ममता बनर्जी सरकार पर भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है
हमलावर है श्रेयसी डे। हमारे साथ हमारी संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़ चुकी हैं। श्रेयसी, इस वक्त क्या घटना है, क्या हालात हैं और पुलिस क्या एक्शन ले रही है? जी, हालांकि बीजेपी ये कह रहा है कि ये कम्युनल हिंसा है, लेकिन अभी तक पुलिस की ओर से कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। जब पुलिस जहाँ पे ये इंसिडेंट घटा है डायमंड हार्बर पुलिस के अंडर, जब वो वहाँ पे पहुंचे, लोकल्स जो है उन पे अटैक किया, उनका गाड़ी वैंडलाइज किया और उन पे लगातार पत्थरबाजी किया गया है पुलिस के ऊपर। काफी सारे पुलिस कांस्टेबल और पुलिस जो ड्यूटी पे थे जख्मी हुआ है इस क्लैशेस में। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन जो पता चल रहा है कि वहाँ पे पुलिस स्टेशन के पास एक दुकान को रखने के ऊपर जो है ये प्रोटेस्ट चालू हुए हैं और उसके बाद जो वहाँ का जो जितने सारे दुकान थे वहाँ पे हमला चलाया गया और अभी तक पुलिस की तरफ से वहाँ पे बहुत भारी फोर्स मौजूद है, रैफ भी मौजूद है वहाँ पे, लेकिन स्टेटमेंट अभी तक पुलिस की ओर से आया नहीं है और कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है ये कम्युनल क्लैशेस थे या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया श्रेयसी आपका। अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अगली खबर आपके सामने रखेंगे आशुतोष। बिल्कुल, ये तो बात हो गई भारत पश्चिम बंगाल की। अब जरा विदेशों में दर्शकों को लिए चलते हैं कि आखिर क्या हो रहा है अमेरिका में। तो अमेरिका में इमिग्रेशन नीति के खिलाफ सड़कों पर आग लगी है, जनता वहां पर है, हजारों की संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को में भी कुछ इस तरह का उबाल देखने को मिल रहा है। यहां प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल आमने सामने हैं। शीशों पर गुस्से की लाठियां बरस रही हैं, दीवारों पर विद्रोह के नारे दर्ज किए जा रहे हैं। अमेरिका के शहर शहर में आंदोलनकारियों का कब्जा है। ट्रंप के देश में ये मंजर बहुत आम है। सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर प्रदर्शनकारी और नेशनल गार्ड्स आमने सामने हैं। हिंसक भीड़ कभी तोड़फोड़ पर उतरती है तो कभी सुरक्षा कर्मियों से भिड़ जाती है। विरोध की ये चिंगारी उस इमिग्रेशन नीति के खिलाफ उठी है जिसमें अप्रवासियों के साथ सख्ती बरती जा रही है। उनके ऊपर डिपोर्टेशन की तलवार लटक रही है। हिंसा की यह शुरुआत 6 जून को लॉस एंजल्स से शुरू हुई थी, जब अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट की छापेमारी के बाद 100 से अधिक प्रवासियों को हिरासत में लिया गया था। सैन फ्रांसिस्को में उपद्रवियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, लेकिन गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात इसलिए भी बेकाबू हैं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को दंगाई करार देते हुए सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। विरोध की चिंगारी अमेरिका के करीब 20 शहरों में सुलग रही है। शिकागो में भी रात भर हिंसा होती रही। लॉस एंजलिस से लेकर न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया तक ट्रंप के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं लोग। विरोध का ये सैलाब शिकागो शहर में आया है। हजारों लोग सड़कों पर हैं। खबर है कि शिकागो में रात के अंधेरे में कई जगह हिंसा हुई है। लॉस एंजलिस में बीते 5 दिनों से कोहराम मचा है। जगह जगह हिंसा हो रही है। इन तस्वीरों को देखिए। सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। लॉस एंजलिस में कई शोरूम लूट लिए गए हैं और ट्रंप प्रशासन हर फ्रंट पर फेल साबित हो रहा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक विरोध की लहर 20 से ज्यादा शहरों में फैल चुकी है। हालत ये हो चुकी है कि डाउनटाउन इलाके में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि नेशनल गार्ड से संभल नहीं पा रहे हैं। डाउनटाउन में 4000 नेशनल गार्ड्स तैनात हैं और करीब 700 मरीन जवान स्टैंड बाय पर हैं। और अब बात करेंगे उस शख्स की जिसका मिशन था ज्यादा से ज्यादा गर्लफ्रेंड बना लेना और अपने जाल में फंसा लेना। बिल्कुल, देखिए ये खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से आई है। उसने अब तक 23 गर्लफ्रेंड बनाई और उसका टारगेट 50 गर्लफ्रेंड बनाने का था, लेकिन टारगेट पूरा करने से पहले ही उसकी शामत आ गई। 1 मिनट में पूरी स्टोरी। आरोपी इमरान पर इल्जाम है कि वो हिंदू नाम रखकर लड़कियों को फंसाता था, किसी को फ्री में ऑटो की सैर करवाता था और फिर धीरे धीरे दोस्ती करता था। दरअसल आरोपी अपने ही बिछाए जाल में फंस गया। वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था, 23 गर्लफ्रेंड बनाने का दावा करता था। उसने ये भी बताया कि उसका टारगेट 50 गर्लफ्रेंड बनाने का है। एक वीडियो में वो एक सिंदूर लगाए लड़की के साथ भी नजर आया।
जिसके बाद हिंदू संगठन के सदस्य सक्रिय हुए और इमरान पकड़ा गया। इमरान को गिरफ्तार किया गया। जिन भी महिलाओं के साथ उसने फोटो डाली है उन सभी से पुलिस संपर्क कर रही है और उनसे भी तहरीर प्राप्त कर और भी इस पे मुकदमे पंजीकृत किए जाएंगे। हिंदू संगठन ने आरोप लगाया है कि आरोपी लोगों की धार्मिक भावना आहत करता था। कई सारी लड़कियों को टारगेट करता है, उनको मतलब अपने झांसे में लेता है, ब्लैकमेल करता है। मतलब इसका 50 लड़कियों का टारगेट था, 23 लड़कियां ये कर चुका है, बाकी थी। पुलिस ने ये एक्शन हिंदू संगठन की शिकायत पर लिया है और मामले की जांच कर रही है। और ये हैरान करने वाली खबर पंजाब के अमृतसर से आई है और ये खबर उन लोगों के लिए खास है जो ऑनलाइन रिश्ता करते हैं। यहाँ एक दुल्हा दुल्हन का घर ढूंढता रहा और फिर उसे बारात के साथ बैरंग लौटना पड़ा। 60 सेकंड के भीतर पूरी रिपोर्ट। दूल्हा और बाराती घंटों मोगा की गलियों में भटकते रहे। लड़की वालों ने जो पता बताया था उसकी खाक छानते रहे। न किसी घर में सजावट दिखी, न किसी गली में शादी का माहौल नजर आया। दुल्हन और उसके परिवार वालों के फोन बंद मिले और थक हार कर दूल्हा बारात के साथ बैरंग लौट गया। मोगा के सुल्तान विंडी से बारात लेकर दूल्हा मोगा आया था। सज धज कर सेरा बांधे दूल्हा कार पर सवार था, लेकिन ना तो उन्हें दुल्हन का घर मिला और ना ही कोई सराती नजर आया। ये रिश्ता वीडियो कॉल के जरिए हुआ था। जब स्थानीय लोगों से पूछा गया तो पता चला कि इस नाम की कोई लड़की इस पते पर नहीं रहती है। हैरानी की बात यह है कि लड़की वाले दूल्हे के भाभी के रिश्तेदार हैं। उन्होंने बताया कि लड़की ब्रिटेन में रहती है और वो शादी की तैयारियों को लेकर रोज बात भी करती थी, लेकिन जब बारात पहुंची तो वहां कोई नहीं मिला। लड़की वालों ने मोगा के बस स्टैंड का पता दिया था। दूल्हे के पिता ने बताया कि लड़की ने शादी के लिए जिस पैलेस का पता दिया था, मोगा में ऐसा कोई पैलेस भी नजर नहीं आया। तो ऑनलाइन रिश्ता जोड़ें तो सोच समझकर जोड़ें, पहुंचकर गहन छानबीन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। खबर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का जन्मदिन है। उनके चाहने वाले उन्हें बधाई लगातार दे रहे हैं, लेकिन बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का हवाला देते हुए विपक्ष उन पर तंज कस रहा है। बीजेपी और जेडीयू कह रही है कि जब लालू प्रसाद यादव ने बेटे को घर से निकाल दिया है तो फिर शुभकामना की उम्मीद क्यों कर रहे हैं। 1 मिनट के भीतर पूरी स्टोरी। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप अपने पिता को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। एनडीटीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इसी बहाने बिहार में विपक्ष लालू पर तंज कस रहा है और कह रहा है कि तेज प्रताप ने अभी तक लालू को सालगिरह की मुबारकबाद नहीं दी है। जिस बेटे को अपनी पार्टी और घर से निकाला वह आपको जन्मदिन के अवसर पर विश करने भी नहीं गया। जन्मदिन पर लालू को बधाई देने की जगह जेडीयू ने भी तेज का हवाला देते हुए हमला किया और कहा कि जब लालू ने तेज को घर से निकाल दिया है तो वो बधाई क्यों देंगे। भाई तेज प्रताप जी अभी तक एक ट्वीट भी नहीं किए हैं लालू जी के लिए। करेंगे भी कैसे जब लालू जी उनको पार्टी से ही निकाल दिए। सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े विवाद की वजह से आरजेडी ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बिहार के सीवान में लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के जश्न पर एक अजीबोगरीब तस्वीर उभर कर सामने आई। यहाँ आरजेडी विधायक इतने जोश में आ गए कि लालू की तस्वीर पर माला चढ़ा दी। उसके बाद क्या हुआ देखिए जरा। अठहत्तरवें जन्मदिन पर लालू यादव के चाहने वाले उन्हें बधाई दे रहे थे, लेकिन सिवान में जो कुछ हुआ वो सुर्खियों में आ गया। ये आरजेडी के विधायक अवध बिहारी चौधरी हैं। इन्होंने लालू यादव के जन्मदिन पर पहले केक काटा, लालू की तस्वीर का केक भी खिला दिया। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन मामला तब चर्चा में आ गया जब लगे हाथ इन्होंने लालू यादव की तस्वीर पर माल्यार्पण भी कर दिया। विधायक जी की देखा देखी पार्टी के बाकी समर्थकों ने भी लालू यादव की तस्वीर पर माला चढ़ा दी। जब जश्न का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो ट्रोलिंग शुरू हो गई। किसी ने इसे मालाकांड बता दिया तो किसी ने मजाक में इसे लालू जयंती का नाम दे दिया। ट्रोल होने की खबर जब विधायक जी के कानों पर पड़ी तो वो भी चौकन्ना हुए और कहने लगे कि लालू जी उनके लिए भगवान की तरह हैं और भगवान की पूजा करना कोई गुनाह नहीं है। विधायक अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि विपक्ष चाहे तो इस तस्वीर के अपने मायने गढ़ सकता है। वहीं सतपुड़ा के टाइगर रिजर्व में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला है। जी हाँ, यहाँ 5 टाइगर्स का झुंड लोगों के कैमरे में कैद हो गया। सिर्फ 1 मिनट में पूरी स्टोरी देखिए।
इस तरह का नजारा बहुत दुर्लभ होता है जब आप किसी रिजर्व में हो और टाइगर का झुंड आपके सामने आ जाए। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को ये सुनहरा मौका मिला, जिसे समय रहते इन्होंने अपने कैमरे में कैद किया। रिजर्व के एक तालाब के किनारे टाइगर की ये फैमिली नजर आई। ये सभी टाइगर्स मड़ई से चूरना जाने वाले रास्ते पर नजर आए, जिसमें एक बाघिन अपने 4 बच्चों के साथ थी। पर्यटकों के सामने ये झुंड करीब 20 मिनट तक रहा और कई लोगों को वीडियो बनाने का मौका भी मिल गया। टाइगर रिजर्व के अधिकारी ने बताया कि गुजरात से आए कुछ पर्यटकों ने ये तस्वीर कैमरे में कैद की है। हाल के दिनों में सतपुड़ा के इस रिजर्व में टाइगर की संख्या में इजाफा हुआ है। इस वक्त यहाँ 71 बाघ हैं। ये जानवर अक्सर सड़कों पर दिखाई देते हैं, जिससे पर्यटकों को ऐसे शानदार नजारे देखने को मिलते हैं। और अब बात करते हैं अंतरिक्ष में भारत के शुभांशु शुक्ला के मिशन की। तकनीकी वजह से फिलहाल शुभांशु शुक्ला का ये मिशन टल गया है और उनकी अंतरिक्ष यात्रा की नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। अब आपको ये जानना चाहिए यहाँ कि आखिर शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष के मिशन पर जाएंगे तो क्या क्या रिसर्च करेंगे और उसके मायने क्या हैं भारत के नजरिए से भी। चलिए आपको इसका डिटेल आपके सामने रख देते हैं। मायोजेनेसिस इस रिसर्च का मतलब है अंतरिक्ष में यात्रियों की मांसपेशियों की शीर्णता के लिए जिम्मेदार वजहों की पहचान करना। इस पर वो रिसर्च करने वाले हैं। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की 9.5 महीने की मतलब 9.5 महीने की ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यात्रा के बाद उनके पैर और पीठ की मांसपेशियां कमजोर हो गई थी। टॉप सीड्स इन ISS इस रिसर्च में 6 फसल बीज किस्मों का अध्ययन करेगा और ये पता लगाएगा कि स्पेस लाइट का असर इस पर क्या पड़ता है। अब भविष्य में अंतरिक्ष में फसलों की खेती कैसे की जा सकती है, इसकी भी खोज करना इसका एक हिस्सा है। वाइजर टर्डीग्रेड्स ये वो मिशन होगा जिस पर शुभांशु इस मिशन में 8 पैरों वाले माइक्रो जानवर भी और उनके पंजे या जो पैड होते हैं उस पर रिसर्च करेंगे। मतलब इन लचीले जीवों का सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में अध्ययन करने के लिए सेट है स्पेस माइक्रो एल्गी। इसमें आनुवांशिक गतिविधि का अध्ययन किया जाएगा। मतलब बृहद रिसर्च है इसमें। देखिए बिल्कुल, और ताकि ये समझा जा सके कि माइक्रो एल्गी स्पेस में जहां ग्रेविटी नहीं है कैसे बढ़ते हैं और लाइट का उन पर क्या असर पड़ता है। स्प्राउटिंग सीड्स ये प्रयोग स्पेस फ्लाइट के फसल बीजों पर जर्मिनेशन और ग्रोथ के प्रभाव की जांच करेगा। ऐसे तमाम आपको जानकारियां दे रहे हैं। अब अगली खबर की रुख करेंगे क्योंकि इतनी डिटेल्स आप सभी दर्शकों को हम जो माइक्रो लेवल पर दे रहे हैं बहुत काफ़ी है। विकास अगली खबर। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अगली खबर जो है वो गर्मी से जुड़ी हुई है। बात तपती जून की कर लेते हैं। तपती गर्मी में दिल्ली वासियों का गला सूख रहा है। इस मुसीबत में थोड़ी राहत देने का काम जगह जगह लगे प्याऊ से मिल रहा है। दिल्ली और एनसीआर के लोगों को यह भीषण गर्मी अभी कुछ दिन और भी सताएगी, ये बताया जा रहा है। बढ़ते तापमान से अक्सर लोग डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का शिकार होते हैं। सबसे ज्यादा मुसीबत राहगीरों को होती है। दिल्ली में कई जगह प्याऊ का इंतजाम है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। आसमान से गिरता जो ये आग है वो लोगों को परेशान कर रहा है और यही वजह है कि लोगों को सबसे अधिक जो जरूरत पड़ रही है वो पड़ रही है पानी की और ख़ासकर मटके की। जो मटके के पानी है वो प्याऊ कई जगह दिल्ली में लगाए गए हैं और इसका लोग बड़ी संख्या में लाभ ले रहे हैं। पानी हम खुद लेके आते जैसे ख़त्म हो जाता है, बगल में है, भर के लाके हम इसमें भरते हैं पानी, आने जाने वाले पीते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था होती है, कैसा लग रहा है? अच्छी बात है, खुशी की बात है। जो भी लोग जाते हैं आते हैं पानी पी लेते हैं, किसी से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। रोड साइड में पानी लगा हुआ है, अच्छी बात है। जून के दूसरे हफ्ते में दिल्ली का पारा 46 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। उम्मीद है कि गुरुवार तक हल्की बारिश राहत लेकर आएगी। राजस्थान में तपता सूरज लोगों को परेशान कर रहा है। हालत यह है कि कई शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और श्रीगंगानगर में तापमान पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ रहा है। अलवर में चिलचिलाती गर्मी से लोग बेहाल हैं। राजस्थान में आज कैसा रहा तापमान, देखिए। राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में रेड अलर्ट जारी हो चुका है। यहां तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। अलवर में भी गर्मी का सितम लोगों को हलकान कर रहा है। यहां अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इस तपती धूप में अलवर का क्या हाल है, देखिए रिपोर्ट। गर्मी का असर चारों तरफ देखा जा रहा है। बाबूजी, किस तरह की इस बार गर्मी का असर है और अभी लो तपा गया था, क्या लगता है?
गर्मी अपने चरम पे है और पानी की व्यवस्थाएं कहीं कहीं है, कहीं नहीं है। सुबह सुबह बहुत गर्मी है, बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। सर बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी। बहुत क्या करते हैं आप? ई रिक्शा चलाता हूँ। ई रिक्शा चलाते हैं। ई रिक्शा में अभी फिलहाल फिर कस्टमर भी नहीं मिलते? नहीं मिल रहे सर, दाढ़ी निकालनी भारी पड़ती। राजस्थान के कई इलाकों में सीवियर हीट वेव का अनुमान है। चुरू और बीकानेर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, उत्तर भारत, पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पारा 44 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर चुका है। गर्मी का असर जानवरों पर भी पड़ रहा है, लिहाजा लखनऊ जू में इनके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। वक्त से पहले आए मॉनसून ने कुछ दिनों की राहत जरूर दी, लेकिन अब आसमान से आग बरस रही है और उत्तर भारत का बड़ा हिस्सा गर्मी की चपेट में है। चिलचिलाती गर्मी के दायरे में बेजुबान जानवर भी हैं। वीडियो लखनऊ के जू का है, जहां जानवरों को गर्मी से बचाने की तैयारी की गई है। इनके पिंजरों के बाहर कूलर लगाए गए हैं, कहीं मैट का इस्तेमाल किया गया है ताकि जानवरों को लू से बचाया जा सके। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आने वाले समय में तापमान 40 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की चेतावनी जारी की गई है। दक्षिणी यूपी के बुंदेलखंड और आसपास के इलाकों में लू का भी अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि कल से पूर्वी यूपी में मौसम में कुछ बदलाव के संकेत भी हैं। यहाँ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। भारतीय सेना आधुनिकीकरण के तहत स्वदेशी हथियारों को प्राथमिकता दे रही है और ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी हथियारों को अपने बेड़े में शामिल करने पर जोर भी दे रही है। और इस कड़ी में 100% स्वदेशी एक नए हथियार को भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। और भारतीय सेना में शामिल किए गए इस हथियार का नाम है मशीन पिस्टल अस्मी, जो अब आपको चीन और पाकिस्तान से लोहा लेने के लिए भारतीय सैनिकों के हाथों में नजर आएगी। इस पिस्टल को अस्मी नाम क्यों दिया गया, अब जरा ये भी जान लीजिए। अस्मी, जिसका मतलब होता है मजबूत, गौरव और आत्मसम्मान, यानी मशीन पिस्टल अस्मी मजबूत भी है और देश का गौरव भी है। भारतीय सेना के कर्नल प्रसाद बंसोड़ ने डीआरडीओ के साथ मिलकर इसे बनाया है, जो नजदीकी लड़ाई में भारतीय सेना का भरोसेमंद हथियार है, जिसे इन्फेंट्री की फायर पावर बढ़ाने के लिए सेना में शामिल किया गया है। मशीन पिस्टल अस्मी को फोल्ड कर इसका साइज छोटा किया जा सकता है और आसानी से छिपाकर भी ले जाया जा सकता है। आतंक विरोधी ऑपरेशन के लिए हल्के और छोटे मशीन पिस्टल की बहुत जरूरत होती है और अर्बन एरिया में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए ये एक बेस्ट वेपन है। अब जरा कुछ डिटेलिंग आपको हम दे देते हैं, क्योंकि इसकी बहुत सारी खासियत है। अब बड़े ही गर्व की बात यह है कि भारत की स्वदेशी हथियारों पर निर्भरता तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, अस्मी मशीन गन की बात कर लें तो भारतीय आर्मी की ताकत इससे कई गुना बढ़ जाएगी। अब आपको इस गन की खासियत को विस्तार से हम एक एक कर आपके सामने रखते हैं। बिल्कुल, देश में पहली बार बनी ऐसी गन नजदीकी लड़ाई के लिए यह बेहतरीन गन होगी। 9x19 मिलीमीटर कैलिबर और फायरिंग रेंज 100 मीटर तक है इसकी। वजन मात्र 2.3 किलोग्राम है और 1 मिनट में कर सकती है 800 राउंड फायरिंग। यानी कि दुश्मन इसके निशाने पर आया तो उसका नेस्तनाबूद होना तय है। दिन और रात में एक साथ कारगर है और फायरिंग में ये सेना के नॉर्दर्न कमांड ने खरीद ली है इसके लिए, और 550 गन का एक वर्जन भी लॉन्च हो चुका है। अस्मी कॉम्पैक्ट वर्जन में रेंज 70 मीटर, वजन मात्र कितनी है, वो 1.9 किलोग्राम। ये पूरी तरह से भारत में निर्मित है और इसको और छोटा करके छिपा कर ले जाया जा सकता है। नजदीक की लड़ाई में ये बेहद कारगर साबित होती रहेगी। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर अवैध खनन से जुड़ी हुई है। लाख कोशिशों के बाद भी अवैध खनन रुक नहीं पा रहा है। अवैध खनन के आगे लोगों की जान सस्ती हो गई है। एक बार फिर से खबर राजस्थान की भीलवाड़ा से है, जब खनन से जुड़े हुए एक खड्डे में 3 मासूमों की जिंदगी खत्म हो गई। चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे। मौत के ये गड्ढे कब किसकी जान ले लें कोई नहीं जानता। बावजूद इसके अवैध रूप से खनन का काम बदस्तूर जारी है।
ये राजस्थान का भीलवाड़ा है, वही इलाका जहां अक्सर मौत की खबर आती है। मंगलवार को 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। दोनों मजदूरों की मौत मिट्टी धंसने की वजह से हुई। पिछले 20 दिनों में 4 हादसे हुए हैं, जिसमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है। अवैध माइनिंग के खिलाफ प्रशासन लगातार सख्त है। भीलवाड़ा में अब तक 342 मामले दर्ज हुए हैं। अवैध खनन में लगे 388 लोगों को हवालात दिखाई गई है। पुलिस ने बेखौफ खनन माफियाओं पर लगाम कसने के लिए इस दौरान करीब 450 से अधिक गाड़ियों को पकड़ा है। सवाल ये है, क्या अवैध खनन के आगे मौत इतनी सस्ती है? इतनी सख्ती के बाद भी आखिर माफियाओं को पुलिस क्यों नहीं रोक पा रही है? तो आज के डिजिटल वर्ल्ड में हजारों लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं लगातार, और अब साइबर ठगों ने शेयर बाजार में भी अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। साइबर ठगों से सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और माया नगरी मुंबई के लोग ऐसे साइबर ठगों के निशाने पर हैं। हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो सावधान हो जाइए, वरना आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। दरअसल साइबर ठगों का जाल अब शेयर बाजार में भी फैलने लगा है। जानकारी के मुताबिक फर्जी ऐप के जरिए शेयर मार्केट फ्रॉड मामलों में 230% की बढ़ोतरी हुई है और नवी मुंबई में ऐसी ही साइबर ठगी के कई मामले सामने आए। यहाँ एक महिला से 49 लाख की ठगी और फर्जी ऐप पर झूठा मुनाफा दिखाकर कई और लोगों को चूना लगाया गया। तो मैंने स्टार्ट करा 10 लाख से, फिर 10 से 15 लाख, 15 से मैंने 20 लाख, ऐसे में इन्वेस्ट करता गया लगातार कंटिन्यूसली। तो मुझे इंटरेस्ट शो होता गया। देन इन फ्यूचर में 2 या 3 महीने बाद जाके मेरे को पैसा जब विड्रॉ करने की बारी आई कि मैं विड्रॉ करता हूँ पैसा, तो वो विड्रॉ नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि साइबर अपराधी ठगी के लिए युवाओं से किराए पर अकाउंट ले रहे हैं और बदले में उन्हें 10% तक कमीशन दिया जाता है। पुलिस ने साइबर ठगी के ऐसे ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो एक ही विक्टिम है हमारे इधर, और भी मिल सकते हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। गिफ्ट स्कैम के नाम से चल रहा ये साइबर फ्रॉड का धंधा मुंबई और आसपास के इलाकों में चल रहा है।